for a solution containing volatile solute. Volatile solute. So P solution will be equal to the sum of the partial pressure of both the volatile components. If we have a non-volatile solute, then according to Raoult's law, the vapor pressure of any volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Raoult's law for a solution containing volatile solute, आपने क्या बोला मैम? It is equal to sum of solute अगर होगा तो टोटल नॉर्मली राउल्ट्स लॉ ये बोलते हैं कि जितना भी वॉलेटाइल कंपोनेंट, अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन में है तो उसका वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है उसका कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है, राइट? इफ वी हैव बोथ द कंपोनेंट्स वॉलेटाइल, component A and B, solvent solute both are volatile, then the P solution will be the sum of the partial pressures, sum of the vapor pressures of both the components, PA plus PB. तो ये इट इज इक्वल टू सम ऑफ द बोथ द प्रेशर, ये रॉल्स लॉ होगा या डाल्टन्स लॉ होगा? सर अगर हमारे पास दैट इज द कि कोई मिक्सचर हो गैसेस का, सॉरी सर हम यहाँ पर बात वेपर प्रेशर की एक अलग बात है, लेकिन जो दो मिक्सचर है गैसेस रहता है वेपर से कुछ नहीं है, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर पार्शियल प्रेशर, वो तो डाल्टन्स लॉ हो गया। तो डाल्टन्स लॉ है वी हैव ओनली फॉर ए कंपोनेंट। सर राउल्ट्स लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट गैसेस है तो यहाँ पर सॉल्यूशन लॉ से ही हम चेक करते हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB वेयर PA एंड PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ मैम। अगर दो कंपोनेंट है A और B तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, राइट? ये रॉल्ट्स लॉ है। इसी में रॉल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं B पर, तो P इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। दोनों ही रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। ये डाल्टन्स लॉ हो गया, तो ये दोनों वेपर का मिक्सचर हो गया, ठीक है ना, वो डाल्टन्स लॉ है। हाँ जी, थोड़ा सा इनको सेपरेट रखिए। ओके चलो, किसमें प्रॉपर्टी होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास निकालते हैं जी, जो मोलर मास निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, क्या रिलेशनशिप है मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, डायरेक्टली या इनवर्सली? सर एबनॉर्मल अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हम इसको वांट ऑफ फैक्टर के प्रोपोर्शनल बताते हैं। So colligative properties are proportional to want of factor. If we check it through the molar masses, then it will be inversely proportional. क्योंकि delta TB is the elevation in the boiling point, which is equal to I KB into molality. सर आपका क्वेश्चन क्या था? I is want of factor. जी। I is the want of factor. क्या होता है want of factor? सो वांट ऑफ फैक्टर होता है कि मान लीजिए अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है एज अ सोल्यूट, तो वो पानी में जाके अगर आपके पास सॉल्वेंट वाटर है तो वो जाके डिसोसिएट होगा, राइट? लेट्स सपोज वी हैव NaCl इन वाटर, सो इट विल बी आयनाइज्ड टू Na+ and Cl-। सो I is basically the number of the moles of the solute associated or dissociated when present in a solution to the total number of moles taken. तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है सो दैट विल बी डाइमराइज्ड इनटू बेंजीन, सो वहां पे एसोसिएशन हो गया। तो बेसिकली हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी आनी चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, उससे कम या ज्यादा आएगी। सो आई का वैल्यू कुड बी ग्रेटर देन 1 इफ इट इज अ केस डिसोसिएशन और एसोसिएशन, लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन। ठीक, तो मेरा जो क्वेश्चन था इससे पहले क्वेश्चन, आपके बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से नहीं सुनती कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? So that will be inversely proportional. Inversely proportional. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम मोलर मास कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, सभी की सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जा सकती हैं। हाँ जी। कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल?
सर हम पहले बायोमोलिक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं सर, हम मैक्रोमोलिक्यूल हो गया ना, बायोमोलिक्यूल लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट और why not boiling elevation boiling point? प्रश्न मेरा why not elevation boiling point? सर द रीजन आई डोंट नो. Okay, any limitation of elevation boiling point? ये तो एक लिमिटेशन है कि बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज नहीं कर सकते इसको, कोई और लिमिटेशन? चलिए ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सर ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए मेरे पास एक यू शेप की एक ट्यूब है, मैंने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, एक तरफ मैं सॉल्यूशन डालती हूँ और दूसरी तरफ मैं सॉल्वेंट डालती हूँ. सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाता है सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ, मींस हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, राइट. सो अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, solvent particle movement from high concentration to low to high concentration. एक तरफ मेरे पास सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ मेरे पास सॉल्यूशन है. सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा. तो मैं पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही थी कि सॉल्वेंट में मेरे पास केवल एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो लिक्विड अपनी हाइट की वजह से प्रेशर लगाता है. सो हाइट की वजह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन फेज में प्रेशर बढ़ गया, मैंने उसको मैन्युअली मेजर कर लिया. लेट्स सपोज दिस इज HROG. अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरा सैंपल लिया, सेम मैंने सैंपल लिया, अब मैंने वहां पे सॉल्यूशन फेज में उतना ही HRO जितना प्रेशर मैंने मैन्युअली अप्लाई कर दिया. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट stopping the movement of the I'm just stopping the flow of the solvent from the solvent side to the solution side. तो मैंने कितना प्रेशर यहाँ पे solvent side में अप्लाई किया just to stop the osmosis. This is called as osmotic pressure. ठीक है. The simple definition is the extra pressure that must be applied to the solvent side to prevent osmosis. Solution side, sir. Simple, बिल्कुल simple से उसमें कोई इतना explain करने की जरूरत नहीं होती. हाँ, extra pressure that must be applied. हाँ जी सर. That is also pressure. हाँ जी मैम. तो थोड़ा मैम आप ना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुन के और जितना पता है उतना तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, वहां पर फिर कहीं ना कहीं एक आध वर्ड मिस्टेक हो गई तो वहां फंस जाओगे आप. मैं कर लूं सर आपसे दो चार. आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एक्सप्लेन उसको करते हो, बट बेटर टू समराइज दैट लिमिटेड वर्ड्स में. चलो ओके सर, ठीक है. सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे संदीप सर, आप प्लीज मुझे वो रीजन बता दीजिए क्यों हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मेजर नहीं कर सकते मैक्रोमोलिक्यूल्स. देखिए बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स है हमारे कोएगुलेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे. अच्छा. बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स वगैरह हमारे कोएगुलेट हो जाएगी, इसलिए उनको कोई कोएगुलेटर हो जाएगा या डीनेचुरल हो जाएगा. कोएगुलेशन या डीनेचुरल. सर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डीनेचुरेशन आपने कर सकते हैं, वहां कोएगुलेशन हो सकती है, उधर डीनेचुरेशन. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी डीनेचुरेशन हो सकती है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के टेम्परेचर चेंज करते ही प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं. और RLVP का क्या रीजन रहेगा सर? इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. किसका मैम? सर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पे क्यों नहीं कर सकते हम मोलर मास को मेजर? क्योंकि वहां से मोल फ्रैक्शन मोल्स निकालते हैं हम, मोलर मास क्यों नहीं? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का तो रखा ही नहीं मैंने. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए मैंने कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन हाउस की एक लिमिटेशन है कि जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है. सर मेरा सवाल ये है कि हम RLVP से मोलर मास क्यों नहीं एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते, उसमें किसी ने कहा मना नहीं कर. हायर तो मैंने बोला ही नहीं आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए. मैंने एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोला था. हाँ जी, बायोमोलिक्यूल के लिए एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट को यूज नहीं कर सकते या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को, क्योंकि वहां पर क्या कोएगुलेट या डीनेचुरल होने के चांस हो जाते हैं. ठीक है, बट रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर एलिवेशन में डिप्रेशन बहुत कम होता है. किया जा सकता है क्या? करते तो चारों से हैं, लेकिन उनसे चांसेस कम हो जाते हैं. हाँ, बाकी मेन उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर एक दूसरा यूज होता है, रास्ट मेथड होता है हमारा, कैम्फर सॉल्वेंट यूज करते हैं. उसी KF की वैल्यू ज्यादा तो वहां पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं. सर किसके लिए यूज कर सकते हैं? आपकी आवाज काफी क्रैक हो रही है.
एलिवेशन ये है ना जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं एज ए कैम्फर एज ए सोलवेंट लेकर। हाँ, दैट आई नो। क्योंकि अदर सोलवेंट्स होते हैं उनके लिए डिप्रेशन बहुत कम होता है, थर्मामीटर में कैलकुलेट नहीं कर पाते, स्पेशल थर्मामीटर चाहिए उसके लिए। कैम्फर को यूज कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि कैम्फर के केएफ की वैल्यू काफी हाई होती है, 39.7 होती है लगभग डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर ज्यादा डिफरेंस है, वहां उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर मैम? जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सर, ठीक है, मैं कर लेता हूँ सर 2-4 सर आप क्वेश्चन। कंटिन्यू कर लीजिए, मैं तो 10-15 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट बाद आ जाना सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ओके। ठीक ठीक। अभी और भी है ना? हाँ, 8 बजे तक है ठीक है सर। सर, 10 मिनट बाद। ठीक ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, आप ये बताइए मैडम, मैं हरियाणा के अंदर फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? सर मिशन बुनियाद और सुपर 100, जैसे हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि मिशन बुनियाद में हम लोग जो 6 अप टू 8th क्लास के जो बच्चे हैं जिनका अब 60% स्कोर होता है, तो हम उनको 3 लेवल्स तक लेकर मैडम जाते हैं। आप समझे नहीं क्वेश्चन, मैंने कहा कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भाई आपको जैसे फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या फीमेल के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है हमारे यहाँ पे, आप ये बता सकते हो मैडम? जैसे रिजर्वेशन फीमेल के लिए है अभी 33% हमारा हाँ, ये भी बता गवर्नमेंट सकते हैं कि जॉब के फीमेल लिए है। गवर्नमेंट की जैसे टीचर की जॉब है या कुछ जॉब ऐसी है जैसे पुलिस की जॉब है, पुलिस के अंदर भी जो रिजर्वेशन की है लड़कियों के लिए एक अलग से सीट्स हैं था, जैसे 33% फीमेल के लिए रिजर्व है। आपको दिखाई दे रही है मैडम ये पिक्चर या नहीं? सर हाँ स्क्रीन शेयर करो। ठीक, आप दिखाई दे रही है? नहीं, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है? नहीं, आप मेरी पिक्चर दिखाई हाँ दे रही है आपको? हाँ, यू आर ठीक है, विजिबल। हाँ तो मैं जी। यही कह रहा हूँ मैडम, एक तो आप ये बता सकते हो कि मैडम जैसे गर्ल एजुकेशन के लिए या उसके लिए जो पॉलिसीज लेके आई थी गवर्नमेंट, एक तो ये भी तो कहीं ना कहीं बीमा की योजना लेके आई है, ये भी तो एजुकेशन को प्रमोट करेगी मैडम। सर आप ठीक है रिपीट करेंगे प्लीज, क्या मैडम, बताया ये आपने? बताइए जैसे बीमा सखी योजना लेके आई गवर्नमेंट, तो हम्म, ये भी तो एजुकेशन को प्रमोट करेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो योजना, ये भी तो प्रमोट करेंगी आप, इनके बारे में बता दीजिए। जैसे एक कल्पना चावला हमें इसमें स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, जो भी कल्पना चावला में इसमें कल्पना चावला थी उनके नाम से जो 10th क्लास के अंदर अच्छे अंक लेके आती हूँ लड़कियों को स्कॉलरशिप देते हैं। और स्कूल के अंदर आप ये हायर लेवल पे ये सकते हैं कि कॉलेज लेवल पे भी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो फ्री दी गई है लड़कियों को। तो ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि ये योजनाओं इनके बारे में आप बता सकते हो मैम, ठीक है? ठीक है सर। चलो आप मेरे को ये बताइए, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था एक हरियाणा के अंदर एससी और डीएससी ये क्या है, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की गई है। सर ये डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है। पहले क्या था कि इनका ओवरऑल जो कोटा था दैट वाज 20%, तो अभी यहाँ पे इनका बाइफर्केशन करके 10% कर दिया। इससे पहले ये होता था कि ज्यादा जो एससी वर्ग के जो कैंडिडेट्स होते थे उन्हीं को ही नौकरियों का लाभ मिल पाता था, जैसे लगभग ठीक है, आप ये बताइए आरक्षण जो रिजर्वेशन है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, क्योंकि जो निम्न जाति वाले हैं उनको होनी चाहिए, लेकिन इस पे समय समय पर यहाँ बदलाव पे हो। आप निम्न जाति नहीं बोलोगे मैडम, आप ही बोलिए वंचित वर्ग। ठीक है सर। अब जैसे अब ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का कोटा हरियाणा के अंदर है, इसमें पंडित भी बन सकते हैं, जाट भी, बनिया भी, वो वंचित वर्ग बोलोगे आप, यहाँ पे निम्न जाति नहीं बोलोगे, ठीक है सर। ठीक है? उसके बाद आप ये बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताइए आप मेरे को कुछ, क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? सर मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। जो 1986 की सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी ना, उसी का पार्ट ये था कि हर एक स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए
मतलब कम से कम 2 तो रूम होने चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, ठीक है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बेसिक नीड्स की होनी चाहिए, जिनके जो बगैर एजुकेशन आगे चले ही नहीं की। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। एक और बताइए आप, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल बताइए आप मेरे को क्या होती है। सर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ाना है। उसमें राइट साइड में हम मेंशन करते हैं कि हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो कुछ नहीं मैडम, आप मेन तो ये बताइए कि सबसे पहले तो है कि कोई भी टीचर खड़ा होगा ना, उसका 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्लास के हर बच्चे को जो वो बोर्ड पे लिखे वो दिखाई दे, ठीक है। बोर्ड से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हाँ, बोर्ड पे अपना 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अक्षरों की जो बनावट है और उनका आकार ऐसा होना चाहिए कि क्लास के अंदर हर बच्चे को दिखाई दे, जो भी बोर्ड पे बोल लिखे वो साथ की साथ उसको रिपीट करता रहना चाहिए, और जब वो क्लास को छोड़े या बोर्ड का जो तो उसको रब करके आए, और रब करना कैसे होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और बोर्ड का एक कैलकुलेट करना चाहिए मैडम, मेरे को क्या है, राइट साइड में भी कुछ मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी कुछ मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। सर ये आपने किसी वीडियो में पढ़ाया है क्या? हाँ, पढ़ाया था मैडम मैंने ये। ठीक है सर, मैं उसको ठीक देख लूंगी। मैं मैडम, मेरे को एक दिन ना आपका रोज पर्सनल सब्जेक्ट के अलावा ले लूंगा मैं, तो 15-15 मिनट का जब जाके काम चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट में तो ठीक है आपका, मैं इसका कॉमन पार्ट का एक दिन मॉक इंटू, जो अगला मॉक इंटू लूंगा ना, वो कॉमन पार्ट का ही लूंगा 15 मिनट का, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है मैम, सर, ठीक मुझे है। टाइम दे दीजिए। जो भी ऐप पे जितने भी आपकी वीडियोस हैं, मैं उसको एक बार पूरा गो थ्रू हो जाऊं। मैंने सारी वीडियोस अभी मैं देख नहीं पाई सर। चलो देख लेना मैडम, मैं ठीक है। उसको पूरा कवर कर लूंगी। मैं अगला ना पूरा 2-3 दिन के बाद लेंगे आपका छोड़ के, फिर बाद में, ठीक है। ठीक हम्म, है, आप डेट ठीक है डाल देना मेरे को, हमारा मेरा इस में लेना है, ठीक है। जी। ठीक है, ठीक ठीक है। है। आप लेफ्ट कर दीजिए आप।